हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात की थी। सबसे पहले हमने ये देखा था कि परिवर्तन होते क्या हैं, यानी कि ये चेंजेस जो हैं वो हैं क्या। फिर बात की थी भौतिक परिवर्तन के बारे में, यानी कि ऐसे परिवर्तन जहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, हीट, लाइट या एनर्जी जो है ना तो वो प्रोड्यूस होती है, ना ही वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, ना अवशोषित होती है। क्लियर, ये हमने पढ़ा था। फिर बात की थी केमिकल चेंजेस की, यानी कि रासायनिक परिवर्तन की, या इसे हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, और फिर चेंजेस में भी बच्चों हमने यही पढ़ा था यहाँ पर केमिकल चेंजेस में, कि यहाँ पर जो है नए पदार्थ बनते हैं, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, जैसे खाने का सड़ना या एप्पल का जो है सड़ना, कोई भी फ्रूट है उसका सड़ना, तो ये सभी क्या है, केमिकल चेंजेस है। तो एक बार हम चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फिजिकल और केमिकल चेंजेस की। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमने बात की थी कि चेंजेस क्या हैं। ठीक है, बदलाव क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, दूध से दही जमना, दूध का खट्टा होना, या रबड़ बैंड को खींचना, ये सभी क्या है, बदलाव के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक है, जहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता और केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे कि आकार है, आकृति है, रंग है, अवस्था है, इन्हीं में ही परिवर्तन होता है। जैसे हम कहें कि पानी का भाप में परिवर्तन होना, भाप का वापस से क्या बनना, पानी बन जाना। ठीक है, या पानी को गर्म करना, कागज काटना, ये सभी क्या है, चेंजेस के एग्जाम्पल है। लेकिन कैसे चेंजेस है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और ये परिवर्तन रिवर्सिबल भी होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब है कि ये उल्टाए जा सकते हैं। जैसे क्रम्पलिंग पेपर, अगर हम किसी पेपर को इस तरीके से बॉल में कन्वर्ट करते हैं, उसे वापस से खोल करके हम वापस शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये रिवर्सिबल है। जैसे हम बर्फ से पानी बना सकते हैं, पानी से वापस बर्फ बना सकते हैं, तो रिवर्स कर दिया हमने, है ना। रिवर्सिबल हम कह सकते हैं कि ये चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। तो क्या सारे ही फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते। जैसे सेब को काटना, तो सेब को काटना तो एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन हम सेब को अब दोबारा से जोड़ नहीं सकते। लेकिन अब जोड़ नहीं सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलो, फिर हमने यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल देख लिए थे। फिर भौतिक परिवर्तनों के गुणों के बारे में भी बात की थी। अब फिर बात की थी हमने बच्चों केमिकल चेंजेस क्या है, रासायनिक परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बनता है। इसके अलग अलग एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, जैसे माचिस का जलना, जो सिल्वर है, चांदी है, उसको टार्निश होना। ठीक है, चांदी का टार्निशिंग होना, यानी कि काला पड़ जाना। आप देखते हो जब आप नया नया कोई भी सिल्वर का आर्टिकल लेकर के आते हो, उस समय तो वो काफी शाइनी होता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी जो शाइनी नेचर है, यानी कि जो उसकी जो चमक है, वो सभी धीरे धीरे गायब होने लगती है, उसका जो लस्टर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ऐसा किस वजह से है? क्योंकि एयर जो है, एयर रिएक्ट करती है चांदी के साथ। ठीक है, और जिस वजह से वो धीरे धीरे इनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिससे कि इस प्रकार का चेंज आ जाता है। ठीक है, ब्रेड को बेक करना, अब आप देखते हो पहले तो ब्रेड जो है, जब हमने बेक नहीं करी हुई होती, जब वो केवल डो रहता है ना, केवल डो रहता है, तब क्या होता है, तब उसका कलर अलग होता है, स्मेल अलग होती है, टेस्ट अलग होता है। लेकिन जैसे ही उसे बेक कर दिया जाता है हाई टेम्परेचर पर, या जो भी टेम्परेचर है उस पर अगर हम बेक करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो कुक हो जाता है, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसका जो स्मेल है, ऑर्डर है, वो सभी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए थे। फिर हमने बात की थी रासायनिक परिवर्तनों के गुणों के बारे में। अच्छा, इसका एक और गुण ये भी है कि ये इरिवर्सिबल होते हैं। जैसे जैसे कि हमने कहा कि दूध से दही जमना, दूध से दही बन चुका है, अब दही से क्या वापस दूध बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो ये कैसा चेंज हो गया, ये कैसा हो गया, ये हो गया इरिवर्सिबल। तो क्या सारे ही रासायनिक परिवर्तन इरिवर्सिबल होते हैं? तो हाँ, सामान्यतः
लगभग सारे ही इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर साउंड, कलर, गैस, ये सभी चीजें भी उत्पन्न होती हैं। फिर कई सारे एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे और कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी देख लिए थे। ठीक है, लोहे में जंग कैसे लगता है इसके बारे में बात कर ली थी। अब लोहे में जंग लगने की जो प्रोसेस है वो तो हमने देख ली थी कि लोहा जब एयर के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उस पर जो है एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आने लगती है, और यही रेडिश ब्राउन की जो लेयर है इसी को हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। और ये धीरे धीरे हमारे मेटल को, लोहे को क्या कर लेती है, पूरा खराब कर लेती है। ये एक स्लो प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि आज आपने कोई आयरन का आर्टिकल लिया है कल उसमें जंग लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे ये प्रोसेस होती है। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि हम जो है अपने आयरन आर्टिकल को जंग लगने से बचा नहीं सकते, हम उसे जंग लगने से बचा सकते हैं। इसकी अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेसेस क्या हैं ये हम आगे देखेंगे। फिर हमने बात की थी बच्चों एक केमिकल रिएक्शन की जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम रिबन का जलना, या हम कह सकते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब इसमें क्या होता है, हमें एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं छोटा सा, इसे सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं। अब सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं, बिना साफ करे हुए क्या ये काम नहीं करेगा? हाँ, तो नहीं करेगा काम। ठीक है, तो अगर हमने इस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ नहीं किया हुआ है तो इसके ऊपर क्या होता है, जब ये रखा रहता है तो इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। जब हम इसे जलाते हैं तो ये क्या करता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसमें क्या करता है, बाधा पैदा करता है, यानी कि ऑब्स्टेकल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि बाधा पैदा करता है, केवल इतना समझना है हमें। तो इसीलिए हम इसे क्या कर लेते हैं, सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं ताकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो क्लियर रहे। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, इसे जो है एक बर्निंग इस तरीके से, जैसे आप यहाँ पर इमेज में देखो, इस तरीके से बर्निंग कैंडल के ऊपर लेकर के ले जाया जाता है टोंग से पकड़ के। फिर हम देखते हैं कि ये जो है एक ब्राइट वाइट लाइट यानी कि चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलता है और बनाता है राख। उस राख को वो जो राख है वो होती है पाउडर्ड फॉर्म में। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसकी सिंपल सी रिएक्शन लिखें तो जैसे हमने रिएक्शन यहाँ पर नोट भी की हुई है, तो ये रिएक्शन है क्या, ये रिएक्शन है बच्चों मैग्नीशियम बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम रिबन क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये तो हम समझ गए, जिसको हम राख भी कह रहे हैं। अब बच्चों आपको ध्यान देना है कि अब अगर इस राख को यानी कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हमने डाला H2O यानी कि वाटर में, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, एक बेस है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, एक बेस है। और हमें कैसे पता चला ये बेस है, क्योंकि हमने किया इसका लिटमस टेस्ट। जैसे हमने एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक नेचर या न्यूट्रल नेचर या किसी भी सब्सटेंस का कोई भी नेचर है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, इंडिकेटर की मदद से। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स और कुछ होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, तो हम लिटमस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं किसी भी सब्सटेंस के नेचर को जानने के लिए। लिटमस भी क्या है, एक इंडिकेटर है। कैसा इंडिकेटर है, ये है एक नेचुरल इंडिकेटर जो हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये जो लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर दो तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके से देखो, एक तो होता है हमारे पास रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। तो दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, रेड और ब्लू। ठीक है, रेड और ब्लू लिटमस पेपर। अब रेड और ब्लू लिटमस पेपर में कैसे पता चलेगा कैसे हमें किसी भी सब्सटेंस के नेचर के बारे में पता चलेगा, तो देखो, अगर लिटमस होता है ब्लू टू रेड, ये होगा एसिडिक नेचर का। और अगर लिटमस होता है रेड टू ब्लू, ये कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है। क्लियर है? तो देखो, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। क्या है, एक बेस। बेस यानी कि क्षार है।
ठीक है। तो कैसे पता चला हमें? क्योंकि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, लिटमस को रेड टू ब्लू चेंज करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास, या जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैसी है, बेसिक नेचर की है। क्लियर? तो यहाँ पे कई चीजें हमें पता चलती हैं। क्लियर है इतना? तो चलो, यही हमने रीड भी किया था, तो एक क्वेश्चन भी था, ये भी हमने कर लिया था। फिर हम बात कर रहे थे बच्चों कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच की अभिक्रिया को, अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे थे। तो क्या क्या करना है हमें, एक टेस्ट ट्यूब में लगभग आधा कप पानी में 1 चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाना है, ठीक है। मिश्रण में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे डालनी है। तो इससे हमें क्या दिखेगा, एक नीले रंग का घोल मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से, जैसे हमें ये बिफोर में दिख रहा है, कुछ इस प्रकार का, ठीक है, नीले रंग का घोल मिलेगा। अब आप मिश्रण में एक कील डालें, लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दें और मिश्रण का रंग देखें। तो अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर डाली हुई है, एक कील डाल देनी है और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है और मिश्रण का रंग देखना है, ठीक है। कील को हटाएं और कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच की प्रतिक्रिया के कारण होने वाले परिवर्तन पर ध्यान दें। तो आप कील को हटाएं और आप क्या देखोगे कि ये कैसा हो गया है, कॉपर मेटल यहाँ पर आयरन पर क्या हो गया है, कॉपर मेटल यहाँ पर डिपॉजिट हो चुका है और ये कैसा बन गया है, सॉल्यूशन ब्लू से बन गया है ग्रीन, ठीक है। क्या बन गया है, ब्लू से ग्रीन बन गया है। क्लियर? विलयन के रंग में नीले से हरे में परिवर्तन हो रहा है और आयरन सल्फेट नामक एक नए पदार्थ के निर्माण के कारण होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बन रहा है आयरन सल्फेट। तो हुआ क्या था, हमने लिया था कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में हमने डाली लोहे की कील, आयरन, आयरन का जो सिंबल है वो क्या होता है, FeO, ठीक है। क्यों होता है Fe? क्योंकि इसका जो नेम है डिफरेंट लैंग्वेज में वो फेरस होता है, इसीलिए हम Fe लेते हैं। तो आयरन के लिए IR हम नहीं लेंगे। तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन क्या देता है, ये बनाता है फेरस, FeSO4, ठीक है। क्या बना रहा है ये, आयरन सल्फेट बना रहा है, साथ में कॉपर डिपॉजिट, कॉपर डिपॉजिट हमें मिलता है, ठीक है। लोहे की कील पर जमा भूरा पदार्थ तांबा है। तो लोहे की कील पर जो डिपॉजिट हमें दिख रहा है ब्राउन कलर का, वो क्या है, तांबा है, जो कि एक नया पदार्थ है। अब नया पदार्थ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहले हमारे पास कॉपर सल्फेट था, अब हमें कॉपर मिल गया है, और पहले हमारे पास आयरन था, अब हमें आयरन सल्फेट मिल गया है। क्लियर? चलिए, तो अभिक्रिया हमने देख ली है, यहाँ पर ब्लू से कैसे ग्रीन ये होता है। आप यहाँ पर इस रिएक्शन को देख सकते हैं। क्लियर है इतना? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं, काफी अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये रिएक्शन काफी इजी है और लास्ट लेक्चर में भी हमने देख ली थी। अच्छा बच्चों, ये एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो आप हायर क्लासेस में देखोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो Fe ने Cu को CuSO4 के सॉल्यूशन से क्या कर लिया है, डिस्प्लेस कर लिया है, यानी कि Fe जो है वो अगर आप ध्यान से देखो तो आयरन जो है वो कॉपर की जगह पर आ गया है और कॉपर आयरन की जगह पर आ गया है, ठीक है। यानी कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। तो जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और वहां पर हम देखते हैं कि कैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो कम रिएक्टिव हैं उनको उनके सॉल्यूशन से कैसे डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है डिस्प्लेसमेंट और एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यानी कि एक में जो है कि एक ही डिस्प्लेस कर रहा है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दोनों ही डिस्प्लेस करते हैं एक दूसरे को। क्लियर है इतना? चलिए, तो एक बार आप इसे देख लीजिए, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिरका और बेकिंग सोडा के बीच की जो प्रतिक्रिया है। अब सिरका, अब आप जानते हैं सिरका यानी कि इसमें होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यानी कि ये कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, ठीक है। बात करते हैं बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, जो कि एक प्रकार का क्या है, बेस है। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि एसिड और बेस के बीच की प्रतिक्रिया है।
ठीक है। अच्छा, वैसे हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट में एसिड और बेस की रिएक्शन देखी थी, ठीक है। हमने पढ़ा था कि इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एसिड और बेस रिएक्शन को। तो वहां पर हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देख सकते हैं कैसे। चलिए, हमें क्या करना है, एक कांच के बीकर में सिरका लें और उसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल दें। ठीक है, उसमें एक कप क्या डाल देना है, एक चुटकी। देखो, एक कांच के बीकर में एसिटिक एसिड लें यानी कि सिरका लें, और उसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा या हाइड्रोजन या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दें। ठीक है, चलो क्लियर है, इतना करना है पहले। तो देखो, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो सिंपल है, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। ठीक है, क्लियर। हम बीकर से निकलते गैस के बुलबुले देखेंगे। तो जैसे ही हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि बीकर से कुछ बबल्स निकल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2 के उत्सर्जन के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर CO2 गैस निकल रही है, इसके कारण ये हो रहा है। इसकी पुष्टि उत्पन्न गैस को ताजे तैयार चूने के पानी से गुजार कर की जा सकती है। अच्छा, हमने कहा कि जैसे ही हमने एसिड और बेस को मिलाया, यानी कि ये एसिटिक एसिड और ये बेकिंग सोडा, इन दोनों को जब हमने मिलाया तो क्या बना, तो क्या हुआ, हमने कुछ गैस के बबल्स देखे। अब कहा जा रहा है कि ये जो बबल्स हैं गैस के, ये कौन सी गैस के हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हैं। लेकिन हम इसका कंफर्मेशन कैसे करेंगे, हमने तो नहीं देखा, है ना, हमें कैसे पता कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ही बबल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन बबल्स को किससे गुजरवाएंगे, यानी कि इनको जो है चूने के पानी से पास करवाएंगे, यानी कि लाइम वाटर से पास करवाएंगे। तो जैसे ही हम इस गैस को लाइम वाटर चूने के पानी से पास करवाएंगे तो ये लाइम वाटर को क्या बना देता है, मिल्की कर देता है। ठीक है, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है ये जो गैस निकल रही है वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। ठीक है, चलो पहले इतना नोट करो, फिर इसकी रिएक्शन देखते हैं। चलो, तो इतना समझ में आया कि जैसे ही हमने एसिड और बेस को मिलाया, यानी कि एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा, इनको जब मिलाया तो कोई गैस के बबल्स हमें देखने को मिले। अब जब इस गैस के बबल्स को हमने चूने के पानी से पास करवाया, चूने के पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला देखा था ना हमने, सेम वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाएंगे तो ये क्या कर देगा, लाइम वाटर को यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बना देगा, मिल्की कर देगा। क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। लेकिन अगर हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं तो ये जो मिल्की यानी कि जो मिल्की फॉर्म हुआ है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। उसको हम हटा सकते हैं एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा के, क्योंकि ये फॉर्मेशन करेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट की। ठीक है, चलो, तो इतना पहले ये रिएक्शन तो आपने यहाँ पर नोट कर ली होगी। अब क्या करना है, देखो, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 के बनने के कारण यह दूधिया यानी कि मिल्की हो जाता है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं दूधिया यानी कि जैसे आपने मिल्क देखा है ना, जैसे पानी में मिल्क डालते हो तो कैसा हो जाता है, वो मिल्की हो जाता है ना, तो वैसा ही यहाँ पर ये भी हो जाता है। यह अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के लिए मानक परीक्षण है। ये क्या है, ये क्या बताता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस को बताता है। ठीक है, तो सिंपल इस रिएक्शन में हमने करा क्या, हमने यहाँ पर देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की पुष्टि हम कैसे करेंगे, है ना, इसका जो कंफर्मेशन है वो कैसे करेंगे। हायर क्लासेस में कंफर्मेशन टेस्ट भी हम करते हैं, उसमें ये वाला रिएक्शन भी हम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रतिक्रिया को हम कैसे लिखेंगे, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाना है चूने के पानी में, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर।
ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन ये करेगा। क्लियर है इतना? चलो, अच्छा एक और हम रिएक्शन लिख सकते हैं कि अगर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड इससे पास करवाएंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है? चलिए, इतना आप नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्या होता है जब आप सिरका यानी कि एसिटिक एसिड को बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, जैसे पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण, दूसरा है ऑक्सीजन गैस का निर्माण, तीसरा है नाइट्रोजन गैस का निर्माण और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस का निर्माण। तो आप आसानी से कर लोगे इस क्वेश्चन को, एक बार खुद से आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। चलो, तो सिंपल है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण। तो क्या गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसका हम कंफर्मेशन कैसे करते हैं? इस गैस को पास करवाते हैं, किससे? लाइम वाटर से। और लाइम वाटर को क्या कर देती है ये गैस? गैस जैसे ही पास होती है लाइम वाटर में तो उसे मिल्की बना देती है, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, चलो अगला है एक सुरक्षा कवच, ओजोन। ओजोन के बारे में बात करते हैं। अब ये ओजोन लेयर है क्या? ठीक है, हमारे वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि ओजोन लेयर क्या करती है? हमें सन से जो आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशन है उनसे बचाव करती है। लेकिन बचाव हमें चाहिए क्यों इन रेडिएशन से? ऐसा क्यों, इतने हार्मफुल है क्या ये रेडिएशन? देख, मान लो ये है हमारी मदर अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ के बाहर ये जो भी एटमॉस्फेयर है, फिर अलग अलग क्या होती हैं, 5 लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो ये अलग अलग लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेयर में होता है ओजोन लेयर। कौन सी लेयर? ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर करती क्या है? सन सन से हमारी अर्थ पर ये जो सन की रेज हैं, रेडिएशंस हैं, ये आती हैं। ठीक है, अब इन रेडिएशंस में से कुछ रेडिएशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं। ठीक है, अगर डायरेक्टली ये रेडिएशंस हम पर गिर जाएं तो यानी कि ह्यूमंस पर या डायरेक्टली हमारी अर्थ पर आती हैं तो ये हमें प्लांट्स को, एनिमल्स को, हम ह्यूमंस को, सबको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, सभी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, अगर डायरेक्टली यूवी रेज हम पर गिरती हैं तो ये हम पे स्किन कैंसर, कैटरैक्ट जैसी बीमारियां पैदा कर सकती हैं एनिमल्स में, और एनिमल्स में भी बहुत सारे ये इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो लेयर है इसे क्या कहा जाता है? एक सुरक्षा कवर, यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर कहा जाता है, क्योंकि ये हमें हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो चलिए, ओजोन इस विकिरण को अवशोषित कर ऑक्सीजन में बदल जाती है। तो ये इसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन में बदल जाती है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है O2। ठीक है, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ऑक्सीजन और ओजोन दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। ओजोन के टूटने की प्रक्रिया को एक रासायनिक परिवर्तन का माना जाता है। तो ओजोन जब टूटता है तो इसकी जो ये प्रोसेस है इसे एक रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। यदि ओजोन पैराबैंगनी विकिरण को अवशोषित ना करे तो यह विकिरण पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाएगा। इस विकिरण की उपस्थिति हमें और अन्य जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचा सकती है। कैसे नुकसान पहुंचाएगी ये हमने डिस्कस किया कि कितने सारे हेल्थ इश्यूज ये क्रिएट करती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस प्रोटेक्टिव लेयर को सेफ रखना है, यानी कि इसे जो है ऐसे ही लेयर बने रहने देना है, यानी कि इस लेयर को क्या करना है? यहाँ से हटने नहीं देना है।
ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे पॉल्यूशन की वजह से कई जगह पर जो है ओजोन लेयर पर छेद होने लगे हैं, ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, ओजोन लेयर पूरी क्या हो सकती है, डिप्लीट हो सकती है, जिसे ओजोन डिप्लीशन भी कहा जाता है। तो धीरे धीरे पॉल्यूशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या हो रहा है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, तो क्या हो रहा है, ये जो ओजोन लेयर है ये धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे बचाना है। कैसे बचा सकते हैं? ज्यादा प्लांट्स लगा करके, ठीक है, और जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको ज्यादा प्रोड्यूस ना करके। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इतना बच्चों। तो बच्चों आज हमने फिजिकल और केमिकल चेंज चैप्टर में काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बारे में बात की, ठीक है, कि मैग्नीशियम रिबन जब जलता है क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम आयरन डालते हैं, कोई भी आयरन नेल डालते हैं, तो कैसे ये चेंज कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेते हैं, यानी कि बन जाता है आयरन सल्फेट और कॉपर डिपॉजिट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक केमिकल प्रोसेस ही है। फिर साथ में हमने बात की कि कैसे एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा और विनेगर की रिएक्शन क्या होती है, कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का कन्फर्मेशन टेस्ट करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। फिर साथ ही हमने ओजोन लेयर के बारे में बात की। बाकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।